हेलो बच्चों। अब तुम्हारा फर्स्ट पेपर में जो था, कोर्स में किताबें थी या फर्स्ट पेपर था, उसमें पहली किताब थी तुम्हारी आधुनिक हिंदी कविता संकलन और दूसरी थी तुम्हारे कोर्स में शंबुक। तो दोनों ही किताबें हमारी पूर्ण हो चुकी है, यानी फर्स्ट पेपर आपका पूरा हो चुका था। आज हम बात करते हैं सेकंड पेपर में। तो सेकंड पेपर में तुम्हारे एक ही किताब है जिसका नाम है निबंध संग्रह है, और इस निबंध संग्रह के पहले ही कवि है बालकृष्ण भट्ट। तो हम पहले इनका परिचय पढ़ते हैं बालकृष्ण भट्ट का। और किसी भी किताब में बच्चों, चाहे तुम्हारे फर्स्ट पेपर की आधुनिक हिंदी कविता संकलन हो, उसकी भूमिका में सारे तुम्हारे जितने कोर्स के वाद हैं संक्षिप्त में आए हुए हैं आधुनिक काल, और इसमें भी निबंध संग्रह की जो भूमिका है उसमें तुम्हारा निबंध का तात्पर्य, निबंध का उद्भव और विकास, निबंध के बारे में पूरी तरह से जानकारी है। तो आज हम पढ़ेंगे बालकृष्ण भट्ट का परिचय। जन्म हुआ था इनका 1844 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1914 ईस्वी में। पंडित बालकृष्ण भट्ट का जन्म सन 1844 में तथा देहावसान संवत या सन 1914 ईस्वी में हुआ। भट्ट जी भारतेंदु युग के सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रौढ़ साहित्यकार माने जाते हैं, यानी 1900 शुरू हुआ था 1900 कह लो उस काल, आधुनिक काल का। तो पहला ही काल था तुम्हारे कोर्स का भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग के सर्वप्रिय या लोकप्रिय कह लो साहित्यकार माने जाते हैं बालकृष्ण भट्ट। वे संस्कृत और हिंदी के विद्वान थे। अंग्रेजी और उर्दू का भी उन्हें पर्याप्त ज्ञान था। भट्ट जी ने अपना जीवन हिंदी और संस्कृत के अध्यापक के रूप में प्रारंभ किया। वे प्रगतिशील राष्ट्रीयता के पोषक और राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत एवं हिंदी साहित्य के उन्नायक थे। उनके द्वारा संपादित हिंदी प्रदीप नामक पत्र में उनकी इन प्रवृत्तियों की झलक दिख पड़ती है, यानी उन्होंने एक मैगजीन निकाली जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। भट्ट जी ने बड़े त्याग और अध्यवसाय से 32 वर्षों तक इस पत्र को निकाला। बड़े ही धैर्य के साथ में, बड़े ही समर्पित भाव से इन्होंने 32 वर्षों तक ये हिंदी प्रदीप नामक जो पत्र था या मैगजीन थी उसको निकाला। भट्ट जी ने साधारण और गंभीर दोनों प्रकार के विषयों पर निबंध लिखे हैं। आँख, कान, बातचीत आदि साधारण विषयों पर उनके निबंध अत्यंत रोचक एवं विचारपूर्ण हैं। उनके साहित्य निबंधों में चरित्र पालन, साहित्य सुमन और भट्ट निबंधावली 2 भाग उनके निबंध संग्रह हैं। भट्ट जी के निबंधों की भाषा व्यवस्थित एवं परिष्कृत है। उनके समकालीन पंडित प्रताप नारायण मिश्र की भाषा में जहाँ ग्राम्य शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है, वहाँ भट्ट जी की भाषा इस दोष से प्राय मुक्त है। उनके निबंधों में गंभीर हास्य की अद्भुत छटा दिख पड़ती है। मुहावरों का प्रयोग भी यत्र तत्र हुआ है। भट्ट जी ने अपने निबंधों में एक और जहाँ अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का निसंकोच प्रयोग किया है, वहाँ संस्कृत के श्लोकों को भी उद्धृत किया है। आंचलिक शब्दों का प्रयोग भी उनकी भाषा में मुक्त रूप से हुआ है। अब यहाँ आपके कोर्स में है भट्ट जी का, बालकृष्ण भट्ट का निबंध है मन की दृढ़ता। तो इस निबंध के सार देख लो, इस निबंध की छोटा सा एक रूप देख लो, स्वरूप देख लो। इस निबंध में बालकृष्ण भट्ट ने मनुष्य की आंतरिक शक्ति, मन की दृढ़ता का महत्व प्रतिपादित किया है। जीवन में सफलता पाने का बहुत सघन परिश्रम और अभ्यास है, यानी अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो आपको परिश्रम और अभ्यास करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपने मन को दृढ़ करके किसी कार्य को पूरा करने का संकल्प नहीं करते तो सफलता संदिग्ध रहती है, यानी सफलता नहीं मिल पाती है। मन की दृढ़ता हठ का पर्याय नहीं है, बल्कि एक ऐसा गुण है जो दूसरों को भी प्रभावित करता है और हमें सफलता भी देता है। तो ये तो थी आपकी मन की दृढ़ता के बारे में संक्षिप्त सी बात। अब हम चलते हैं बालकृष्ण भट्ट का निबंध है मन की दृढ़ता। अनेक मानसिक शक्तियों में दृढ़ता भी मन का एक उत्तम धर्म और मनुष्य के प्रशंसनीय गुणों में है, जिसको आप लोग कहते हो आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस। तो ये जो होती है सारा क्या है, आपका मन की दृढ़ता दिखाता है। कहाँ आप डावाडोल हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, कितना धीरज रख रहे हो, कितना है। तो ये सारी जो मानसिक शक्तियाँ हैं, ये आपके दृढ़ता भी मन का एक उत्तम धर्म और मनुष्य की प्रशंसनीय गुणों में है। तो मनुष्य की प्रशंसा इसीलिए होता है, कितनी भी परिस्थिति हुई व्यक्ति टूटा नहीं, उसने धीरज नहीं खोया, या फिर कह लो कि उसकी
उसका कॉन्फिडेंस देखने लायक था, उसका आत्मविश्वास बड़ा अच्छा था, दूसरों को प्रेरणा देने लायक था, तो ये उसके प्रशंसनीय गुणों में होता है। परंतु इस मानसिक शक्तियों पर कुछ लेख लिखने या उनके विचार के संबंध में कुछ कथोपकथन करने के पहले ये प्रश्न उठता है कि इस कथोपकथन का उद्देश्य क्या है। अब यहाँ खुद बालकृष्ण जी कहते हैं कि माना ये सब प्रशंसनीय गुणों में है, लेकिन इसको मैं अपने निबंध का, अपने लेख का शीर्षक बनाऊं, तो इस शीर्षक का कथन या इस शीर्षक को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है, ये होना चाहिए, ये पता रहे। तो यदि यह माना जाए कि कोई न कोई मानसिक गुण लोगों में रहता ही है, जो लोग उन गुणों का पूरा आनंद और लाभ उठा रहे हैं, वे उठाएंगे ही। अब मान लीजिए मुझ में बुराई है कोई, तो वो है, अब मैं उस बुराई से ही अपने दूसरे को हानि पहुंचाने की कोशिश करूं। अगर मेरे अंदर कोई अच्छाई है तो मैं दूसरों का भला ही करूं। तो वो ये कह रहे हैं, यहाँ पर कहना यही चाहते हैं कि यदि यह मान लिया जाए कि कोई न कोई मानसिक गुण लोगों में रहता ही है, मन में कुछ न कुछ कोई न कोई इस तरह की धारणा मन में विराजित रहती है, जो लोग उन गुणों का पूरा आनंद और लाभ उठा रहे हैं, वो वे उठाएंगे ही, तब आप अपने इस लेख से और क्या अधिक लाभ पहुंचा सकते हैं। तो कहते हैं ये तो सब गुणों के अंदर, सभी के अंदर होता है। फिर मन की दृढ़ता लेख लिखने का पीछे कारण क्या है। अब यहाँ वो अपने शीर्षक के बारे में बता रहे हैं, किंतु इसके विपरीत यह मान लेने में कि जितने अच्छे गुण हैं उनके उद्दीप्त करने का यही उत्तम उपाय है कि हम उन गुणों की यथोचित मीमांसा कर उनसे जो जो लाभ है उन्हें प्रकट कर दिखावें। अब मान लीजिए कि हम ये जानते हैं कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कभी विषम परिस्थितियां आ जाती है, व्यक्ति झूठ बोलता है, तो मान लीजिए वो सत्य के रूप में हो जाता है, सत्य मान लिया जाता है। लेकिन हमारे मन में क्या होता है, ये बैठे हुए जो भाव हैं, तो जब तक किसी न किसी बात से, किसी न किसी परिस्थिति से, किसी न किसी कारण से उनको जगाया नहीं जाता है, तब तक वो अंदर सोए ही रहते हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि मेरे यहाँ ये जो निबंध है मन की दृढ़ता, वो मनुष्य के उद्दीप्त भाव करने के भावों को, जो अच्छे गुण हैं उनको जगाने का एक उपाय मात्र हो सकता है या उपाय है। तो आगे वो कहते हैं तब अलबत्ता लेख आदि की आवश्यकता हो सकती है। तब वो कहते हैं फिर मेरा ये लेख लिखने का कारण समझ में आ सकता है। और कुछ नहीं तो इतना ही सही कि जो लोग उन गुणों के आधार हैं उनके साथ सहानुभूति प्रकाश करने से हम ऐसे लोगों को किंचित भी हर्ष पहुंचा सकेंगे। और वो कहते हैं ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आपको पहले से पता हो, सब कुछ हो, लेकिन मैं जो ये अपनी निबंध में, अपने इस लेख में जिन जिन का कह लीजिएगा वो यहाँ पर लाता हूँ उदाहरण के रूप में, जिन जिन का यहाँ नामोल्लेख करता हूँ, जिन जिन को यहाँ पर मैं उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता हूँ, तो उनको मान लो थोड़ी सी देर के लिए मैं प्रसन्नता ही पहुँचा रहा हूँ, तो हमारे लेख का कुछ कृत्य हुआ। और इसी को ध्यान में रख हम आगे बढ़ते हैं। अब वो कहते हैं तब समझ में आता है कि हाँ, मेरे कुछ लेख लिखने का कोई न कोई उद्देश्य रहा होगा। अब वो कहते हैं गधा पीट घोड़ा नहीं हो सकता। पहला ही उनका वाक्य है। आप गधे को कितना भी पीट लो, उसके भी 4 पाँव हैं, उसके भी पूंछ है, दिखता भी वो थोड़ा थोड़ा घोड़े जैसा ही है, लेकिन गधे को कितना भी पीट लो वो घोड़ा नहीं हो सकता है। गधा तो गधा ही रहेगा, तो बोझ ही ढोएगा, उस पर कौन घुड़सवारी कर सकता है। तो गधा पीट घोड़ा नहीं हो सकता। जिनमें किसी गुण का लेश नहीं है वे किसी तरह गुणशाली न हो सकेंगे। अब वो यहाँ पर ऊपर अपनी बात कही है, क्या कहा है उन्होंने कि हम कुछ भी, थोड़े से भी अगर किसी में गुण है या थोड़ा सा भी मान लो किसी में प्रशंसनीय गुण है, तो मान लो वो गुण है, तो अगर किसी में गुण है ही नहीं, अवगुण ही अवगुण है, तो फिर वो क्या है, गधा है। उसको पीट कर आप गुणवान नहीं बना सकते, उसको घोड़ा नहीं बना सकते। तो अगर मान लीजिए जिनमें किसी गुण का लेश भी नहीं है वे किसी तरह गुणशाली नहीं हो सकेंगे। लोगों के इस कहने को हम किसी किसी अंश में सत्य मानते हैं। वो कहते हैं, जो लोग ये कहावत कहते हैं कि गधा पीट घोड़ा नहीं हो सकता, इसको वो कहते हैं मैं अंश भर के लिए, थोड़ी देर के लिए इसको सही मान सकता हूँ। अधिक विद्या की वृद्धि, स्थान स्थान में पुस्तकालय, क्लब और सभाएं तथा अनेक उपकारी विषयों पर वक्तृता,
समाचार पत्र तथा विविध विद्या विषयक नित्य नए मासिक पत्रों का विशेष प्रचार, यही सब उपाय है जिनसे आप लोगों को चाल चलन में शुद्ध और सुचरित्र तथा मानसिक शक्तियों में आगे को बढ़े हुए कर सकते हैं। हम किसी व्यक्ति को, किसी समाज के हालात को, किसी भी अपने ज्ञान की वृद्धि को बढ़ाने के लिए या तो हम मैगजीन पढ़ेंगे, या मान लीजिए हम उस विषय में चतुर होने की कोशिश करेंगे, या हम पुस्तकालय को छानेंगे, विद्या की अपनी वृद्धि करेंगे, विद्या में हमारा इजाफा करेंगे, क्लब में जाएंगे, सभाएं करेंगे, सभाओं में सुनेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे जो लोगों का चाल चलन में शुद्ध और सुचरित्र, यानी कि जो हमारी मन की दृढ़ता है उसको मजबूत बनाने में, या हमारे ये सारे गुणों को प्रकट करने में ये चीज़ें साधन होती हैं। जब ये उपाय आपका प्रयोजन सिद्ध करने को किसी तरह कारगर नहीं हुए और आपके लोग भी वे ही हैं जिन पर इसका कुछ असर नहीं पहुंच सका, तो ये आशा करना ही व्यर्थ है कि यत्न और उपाय से जगत का वह लाभ होगा जो आज तक नहीं हुआ। अब कह रहे हैं हम लोग क्या कहते हैं, कितना ही कह लो, भैंस के आगे बीन बजा लो, फ़ायदा ही नहीं होगा। या फिर कितना ही कह लो, फलां के तो कान पर जूं ही नहीं रेंगती। एक तो मुहावरे आप लोगों ने भी सुने होंगे, बोला जाता है। तो वो कहते हैं ये सारी चीज़ें जो हमारे बुद्धि में इजाफा करती है, हमें गुणवान बनाती है, हमारे गुणशाली बनने में सहायता करती हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ फेल हो जाती हैं कि जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि ये सब चीज़ें हैं वो उसके लिए नहीं हैं, या इसके विपरीत आचरण करता है, तो आपका ये सोचना कि वो फिर गुणशाली होगा, गुणवान होगा, ये व्यर्थ हो जाता है। यत्न और उपाय से जगत का लाभ होगा जो आज तक नहीं हुआ है। तो इस तरह के लोगों को आप कितना ही कह लो, वो चिकना घड़े होते हैं और उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है। गधा पीठ घोड़ा न हो सकेगा, ऐसा मानने वालों के मत का खंडन करना हमारा तात्पर्य नहीं है। वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि मैं इसको लीक से सही मान लूँ और या मैं इसको खारिज कर दूँ, ऐसा भी मेरा कोई ध्येय नहीं है। किंतु इसके साथ ही हम यह भी मानते हैं कि बुद्धि का काम मनुष्य को सत्कर्म संबंधी शिक्षा देने से यही मालूम होता है कि यद्यपि जो बात प्रबल संस्कार के कारण या किसी दूसरे हेतु से देव ही ने किसी को नहीं दिया, वह बात हम उसमें न उपजा सके। अब वो कह रहे हैं कि भले ही हम ये बात मान लें थोड़ी सी देर के लिए कि मैं इसका खंडन करने का मेरा तात्पर्य नहीं हो कि गधा पीठ घोड़ा ना हो सकेगा। मान लो किसी ईश्वर ने जिसको गधा बना दिया हो, तो फिर कितना भी कोशिश कर लो, कितनी भी उसको शिक्षा दे लो, कितनी भी उसको सत्कर्म की बातें बता दो, वो उसके लिए कहीं हेतु, कहीं कल्याणकारी नहीं हो पाएगी। आगे वो फिर कहते हैं कि सदुपदेश की परिणत दशा पर उसकी आंख तो खोल दें, अर्थात उसकी अपेक्षा 10 भले लोग और 10 बुरे लोगों के साथ उसके चाल चलन का मिलान कर उसकी भली या बुरी चित्तवृत्ति का एक अंदाजा तो उसे दे दें। वो कहते हैं भले ही वो ना बने, लेकिन उसके सामने यह तो प्रकट कर दें, हाँ ये फला लोग अच्छे हैं तो, और ये फला लोग बुरे हैं, यानी अच्छा और बुरा की परिभाषा तो उसके सामने प्रकट कर दें। भले वो घोड़ा या गधा न बना, गधा ही बनकर आया तो क्या है, हम उसको बताएं तो सही कहाँ ये घोड़ा है और घोड़े की ये विशेषताएं हैं। उपरांत उसे स्वयं अधिकार है, चाहे वह अपनी दशा को आगे बढ़ावे अथवा अधःपतन से अपने को नीचे गिराता ही जाए। अब वो कहते हैं वो खुद सोच ले कि उसको उन गुणों के साथ में चलना है, उसको घोड़ा बनना है, या फिर उसको खुद सोचे कि उसको अवगुणों के साथ में नीचे की ओर जाना है, यानी अपना पतन करना है या गधा ही बने रहना। ये वो खुद विवेक, उसके विवेक पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि अब ये कहने वाला तो कोई ना रहेगा कि सुधारने के लिए किसी ने कुछ यत्न ही नहीं किया। वो कहते हैं यह तो मत तो नहीं लगेगी कि किसी ने इनको समझाया ही नहीं, किसी ने इनको सही रास्ता दिखाया ही नहीं, किसी ने इनको सत्कर्म क्या होता है बताया ही नहीं, यह तो तोहमत नहीं लगेगी। बाकी हम कल करेंगे बच्चों। धन्यवाद।